गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। इस दिशा में हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों में पहले तत्व के बारे में अध्ययन किया गया। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि संघीय शासन या संघात्मक शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति का विभाजन किया जाता है, अर्थात सत्ता एवं शक्ति के वितरण के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था जो होती है वह संघवाद कहलाती है, जिसकी पिछली विशेषता के संदर्भ में हमने उसकी पहली विशेषता देखी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। केंद्र और उसकी इकाइयाँ होती हैं, उनके मध्य में शक्ति का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, जिसके संदर्भ में हमने कल देखा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति के विभाजन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें संघ सूची के विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने का कार्य करती है। सेंट्रल महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, नेशनल लेवल के विषय होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। राज्य सूची के विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाने का कार्य करती है। प्रांतीय सरकारें कानून बनाती हैं जिनमें राज्य के महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही के महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा था कि एक शक्ति के विभाजन की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण की, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण करते हुए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थान दिया गया। 1935 के अधिनियम में जहां इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय शामिल थे, वहीं भारत के मूल संविधान के अंतर्गत संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय शामिल थे, जो कि भारत के वर्तमान संविधान के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हो गए, 52 विषय हो गए। और ऐसा कोई विषय जिसका प्रावधान संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वह भारत की केंद्र सरकार को होती है। अवशिष्ट विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने का कार्य करती है, अर्थात केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य में जब शक्ति का विभाजन हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण लक्षण होता है संघीय शासन का, संघात्मक शासन का। और संघीय शासन की दूसरी विशेषता की हम बात करें तो दूसरी विशेषता होती है यानी कि लिखित व कठोर संविधान का होना।
लिखित व कठोर संविधान का होना। लिखित और कठोर संविधान का होना यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य में शक्ति का जो विभाजन हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हो गया है, उसकी जो व्यवस्था है लिखित रूप में एक संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए। एक संविधान के अंतर्गत वह लिखित रूप में हो जिसके कारण संपूर्ण देश के अंतर्गत उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। दूसरे, संविधान कठोर संविधान होना चाहिए, यानी संविधान के अंतर्गत वहाँ लिखित संविधान भी होनी चाहिए, वहीं वह उस संविधान का कठोर संविधान होना भी जरूरी है। तो भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। इसके कारण भारतीय शासन व्यवस्था है उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। और संघात्मक शासन के अग्रिम और महत्वपूर्ण लक्षण की ओर हम बात करें तो वो होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, संघात्मक शासन का तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण हुआ कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। तो इस यानी एक जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति का विभाजन किया गया है, उस शक्ति का विभाजन लिखित रूप में एक संविधान के अंतर्गत है और उसकी व्याख्या करने के लिए जिस सर्वोच्च संस्था की स्थापना इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत की गई है, वह सर्वोच्च शासन व्यवस्था होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, संघीय शासन या संघात्मक शासन के जो आधारभूत लक्षण हैं, मूलभूत लक्षण हैं, वो होते हैं कि संघ और उसकी इकाइयों के बीच में, संघ और उसकी इकाइयों के बीच में शक्ति के विभाजन का होना, लिखित एवं कठोर संविधान का होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उक्त तीनों लक्षण दिखाई देते हैं। ये तीनों लक्षण मौजूद हैं, इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन कहा जा सकता है। संघीय शासन भारतीय शासन व्यवस्था को कहा जा सकता है। और संघीय शासन के अन्य कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर प्रकाश डालने की कोशिश करें तो भारतीय संघवाद के अंतर्गत यानी संघात्मक शासन के अंतर्गत अन्य कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो प्रतीत होते हैं, उनके संदर्भ में बात करें कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा का होना। केंद्रीय विधान यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका, और केंद्रीय व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारत की संसद। और भारत की संसद के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम? संसद। अर्थात संसद के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यों का सदन, राज्यों का सदन, और ये राज्यों का सदन कौन सा है? राज्यसभा। यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत अर्थात भारत की संसद के अंतर्गत राज्यों का जो प्रतिनिधि सदन है, वह राज्यों का प्रतिनिधि जो सदन है उसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यों के सदन राज्यसभा का होना भी एक संघात्मक शासन का क्या होता है? लक्षण होता है। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत
उक्त ये सभी लक्षण मौजूद होते हैं। उक्त सभी लक्षण भारतीय संघवाद के अंतर्गत क्या है, मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संघवाद की, हम बात करें तो भारतीय संघवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक राज्यपाल का पद भाई मूल रूप से हम देखें कि राज्यपालों का केंद्र सरकार का एजेंट होना, अर्थात केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। मूलतः तो हम इसको देखें तो ये एकात्मक शासन का लक्षण है। मूलतः तो यह एकात्मक शासन का लक्षण है, लेकिन भारतीय संघवाद के अंतर्गत इसको यानी क्या किया, स्वीकार किया गया है। और भारतीय संघवाद के अंतर्गत राज्यपाल के पद का होना भारतीय संघवाद का यानी भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में क्या होता है, प्रतीत है। और भारतीय संघीय शासन के एक अग्रिम लक्षण की बात करें तो भारतीय यानी एकल नागरिकता का होना, एकहरी नागरिकता का होना, एकल नागरिकता का होना भी भारतीय संघवाद की एक क्या है, विशेषता है। और मूलतः हम बात करें कि एकल नागरिकता का होना, सामान्यतः एकल नागरिकता केंद्र की ओर झुकी हुई विशेषता है। इसलिए सामान्यतः तो ये जो लक्षण है एकात्मक शासन का लक्षण होता है, संघात्मक शासन का लक्षण नहीं होता। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इनको स्वीकार किया गया है ना। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के लक्षणों में राज्यपाल के पद का होना और एकल नागरिकता के प्रावधान को भी क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। और अगला हम लक्षण देखें तो अगला है यानी एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व भारतीय संघवाद के अंतर्गत एकात्मकता का प्रभुत्व भी दिखाई देता है। यानी कुछ शक्तियाँ भारतीय संघवाद की, जैसा कि अपनी विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता का प्रभुत्व। और इसके कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे एकहरी नागरिकता का होना भी अपने आप में एकात्मक शासन की ओर झुका हुआ है, एकात्मकता के प्रभुत्व की ओर झुका हुआ है। एकहरी नागरिकता का होना, हम सभी भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, यह भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ एक लक्षण प्रतीत होता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत, आर्टिकल 248 के अंतर्गत यानी वे शक्तियां जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिस तरह की हम देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई विषय उल्लेखित नहीं है। सामान्य स्थितियों में संघ सूची पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों बनाती हैं। लेकिन ऐसा यदि कोई विषय आ जाए जिसका उल्लेख तीनों ही सूचियों में नहीं है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति भारत की केंद्र सरकार को होती है, जिसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। जिस प्रकार से साइबर अपराध का होना, तो इस प्रकार से इसमें यानी केंद्र को अधिक पावरफुल, केंद्र को अधिक शाली यानी विशेषताएं जो हैं केंद्र की ओर झुकी हुई हैं। इसलिए संघात्मक शासन की विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो संघात्मक शासन की मूल विशेषताएं तो ये विशेषताएं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति के विभाजन का होना, लिखित व कठोर संविधान का होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। लेकिन भारतीय संघीय शासन के अंतर्गत भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके आधारभूत तत्वों के अंतर्गत इन सभी विशेषताओं को स्वीकार किया गया है। जिसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात भारत की संसद के अंतर्गत राज्यों के सदन के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा का होना, राज्यपाल के पद का होना तथा एकल नागरिकता का होना एवं एकात्मकता के प्रभुत्व का होना, ये सभी भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के रूप में, आधारभूत लक्षणों के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत लक्षणों के रूप में इनको पढ़ा जाता है।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ आधारभूत तत्वों के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर कुछ एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों की चर्चा करें। तो एकात्मक शासन के लक्षण के अंतर्गत यानी एक संविधान का होना। भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों को स्वीकार किया गया है। अब संघात्मक शासन के लक्षणों में तो आपने देखा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्ति का विभाजन होना, लिखित एवं कठोर संविधान का होना तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। भाई कुछ अन्य एकात्मक शासन के लक्षणों को भी ग्रहण किया गया है, जिसमें राज्यपाल के पद का होना, एकल नागरिकता एवं एकात्मकता का प्रभाव होना। और संघात्मक शासन का एक लक्षण है केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यों के सदन के रूप में राज्यसभा का होना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण एकात्मक लक्षणों की ओर प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो कुछ एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत, और एकात्मक लक्षणों से आशय यह है कि इसके अंतर्गत शक्तियाँ जो होती हैं केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई होती हैं, अर्थात केंद्र को अधिक शक्ति संपन्न, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रभावी, अधिक महत्वपूर्ण जिनके अंतर्गत माना गया है, उनको हम एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ एकात्मक लक्षणों पर हम प्रकाश डालें तो उसमें गौर करें। एक एकात्मक लक्षण है एक संविधान का होना, यानी संपूर्ण भारत के अंतर्गत जिस संविधान को स्वीकार किया गया है वह एक संविधान है। भारत में ऐसा नहीं होता कि उनके स्टेट्स का या उनके प्रांतों का अलग से कोई संविधान होता है। संपूर्ण भारत के अंतर्गत एक संविधान है, उसको स्वीकार किया गया है, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक शासन का एक लक्षण होता है। और दूसरा हमने अभी देखा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद करती है, राज्यों के विधानमंडल नहीं करते। अवशिष्ट विषयों पर कानून संघ सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। प्रांतीय सरकार अवशिष्ट विषयों पर कानून नहीं बनाती, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम देखें संविधान संशोधनों का होना। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र को अधिक शक्ति संपन्न, अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण विधेयक से जो संविधान संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत के आधार पर जो संविधान संशोधन होते हैं, उन्हें संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद की दोनों ही सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में वे अधिनियम का रूप ले लेते हैं। लेकिन केवल कुछ ही विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें प्रांतीय विधानमंडलों के पास में, अर्थात विधानसभाओं के पास में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। अर्थात संविधान संशोधन के संदर्भ में भी अधिक जो शक्ति है केंद्र को सौंपी गई है, जो कि एकात्मक शासन का क्या है, लक्षण होता है। और हम अगला देखें कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होना। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, यह शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में।
हम देखते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का जो विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची आर्टिकल संख्या 246 के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसमें अधिक महत्वपूर्ण विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषय, नेशनल महत्व के विषय, केंद्रीय महत्व के जो विषय हैं, केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। महत्वपूर्ण विषयों में केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में से टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। भाई अपशिष्ट विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है, प्रांतीय सरकारों को नहीं होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, वह शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार को अधिक महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में होना भी एकात्मक शासन का एक लक्षण होता है। और आपातकालीन शक्तियाँ, नेक्स्ट हम बात करें आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिक जो शक्ति है वह शक्ति केंद्र सरकार को सौंपी गई है, क्योंकि आर्टिकल 352 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में देश अथवा देश के किसी भाग के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सिफारिश के आधार पर इस आपातकाल को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। इसकी समयावधि को बढ़ाने घटाने की सभी शक्तियां जो होती हैं भारत की संसद को ही प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। सामान्य शब्दों में उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसमें भी शासन व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। संबंधित राज्य के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ सरकार की हो जाती है, और संबंधित राज्य का जो शासन व्यवस्था है वह राज्यपाल के सहयोग से क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बताया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति में देश अथवा देश के किसी भाग के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती हैं कि वे अपना वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत करें, केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत भी केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली, अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा कि एक संविधान का होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पक्ष में होना, संविधान संशोधनों का होना, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होना एवं आपातकालीन शक्तियों का होना। अन्य कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं और लक्षणों के संदर्भ में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।